गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 187 है। यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 187 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। और सिविल सर्विसेज स्टडी के फ्री टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। बाकी इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप। यहाँ मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, अलीगढ़। यूपीपीसीएस में पहले पूछे जा चुका है प्रश्न और इसका उत्तर है कलकत्ता। उस समय का कलकत्ता, आज का कोलकाता। तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में जो है मदरसा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? बहुत पूछा गया है प्रश्न। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जॉन्स। देखिए, 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिससे एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसका आंसर है जोनाथन डंकन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया, ठीक है। पहला संस्कृत कॉलेज कहाँ खोला गया, अलग से प्रश्न ऐसा ही पूछा जा चुका है, बनारस में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका उत्तर सर विलियम जॉन्स है, ऑप्शन नंबर सी। तो सर विलियम जॉन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कोलकाता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इन्होंने 1789 में कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना सिल्वी नुमानी ने, ऑप्शन नंबर ए। दार उल उलूम नदवातुल उलमा, जिसे सामान्यतः दार उल उलूम के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1898 में मौलाना सिल्वी नुमानी ने की थी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ठीक है, और प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए किसने दिए थे? वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 या भारत परिषद अधिनियम 1892? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और चार्टर एक्ट है ये, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 यानी दूसरा चार्टर है। कितने चार्टर हुए टोटल? 4 चार्टर हुए। एक एक चार्टर के बीच में 20-20 वर्ष का गैप है, ठीक है। 1793 में पहला चार्टर, 1813 में दूसरा चार्टर, 1853 में तीसरा चार्टर और 1833 में तीसरा चार्टर और 1853 में जो है चौथा चार्टर। देखिए, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई। किस अधिनियम में? दूसरा चार्टर, 1813 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पर अजय निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव निम्नलिखित में से किससे पड़ी? 1813 के चार्टर से, 1852 के हंटर आयोग से, 1854 का वुड डिस्पैच या फिर 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर।
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी और मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार जो है इन शब्दों में व्यक्त किया। क्या थे उसके शब्द? यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, ये थे मैकाले के कथन बिना सर पैर के। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, यानी 1828 से 1835 का समय है उसका, 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857, 1882, 1885 या 1773? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1857। देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में, ठीक है, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1857 में। कहाँ पर? कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे कौन? चार्ल्स वुड, मैकाले, कॉर्नवालिस, जे.एस. मिल। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन? ऑप्शन नंबर बी मैकाले। देखिए, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं इसको, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थी और इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए और इसी वर्ग से छनकर ही शिक्षा का जो असर है वो जन सामान्य तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित संसाधनों से या साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। सैडलर आयोग संबंधित था किससे? न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन या शिक्षा? सैडलर आयोग शिक्षा से ही संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन व रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया और इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना हो तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। और इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक उद्धार नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? शिलान्यास की बात हो रही है, किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग, राजा विभूति नारायण सिंह, मदन मोहन मालवीय या फिर एनी बेसेंट? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी और मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी और देशभक्त थे। वह आरंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में जो है व्यवसाय से वकील रहे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कॉलेजों में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता का, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? क्या डी है इसका आंसर? नहीं, ए है इसका आंसर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। देखिए, राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक विचारों में से एक हैं
और 1817 ईस्वी में जो है इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी सबसे पहले। बाकी जो ऑप्शंस में दूसरे विश्वविद्यालय हैं, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई अजमेर में, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी 1875 में की गई अलीगढ़ में, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं हैं? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषताएं कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। या क्या क्या हुआ इस अधिनियम के तहत? प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन, भारतीय परिषद का उन्मूलन, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, बर्मा को भारत से अलग करना। देखिए बिल्कुल, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, और भारतीय परिषद का उन्मूलन कर दिया गया। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी, इसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और भी कई थे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, फिलहाल सारे के सारे करेक्ट हैं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो 1935 के अधिनियम की विशेषताएं: प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, भारतीय परिषद का उन्मूलन और उसके स्थान पर एक सलाहकार निकाय की शुरुआत। ठीक है, और क्या क्या? ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, अल्पसंख्यकों के लिए विस्तृत सुरक्षा उपाय और सुरक्षात्मक उपकरण, ब्रिटिश भारत क्षेत्रों में रियासतों के साथ एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान, और क्या क्या? विधायिकाओं के आकार में वृद्धि, मताधिकार का विस्तार, विषयों का 3 सूची में विभाजन और सांप्रदायिक मतदाताओं का प्रतिधारण, और बर्मा को भारत से अलग कर देना। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अगर मुख्य सलाहकार पूछ ले तो कौन थे? सर सैमुअल होरे थे, ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछने के तरीके बदलते रहते हैं बस। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की स्थापना नरमपंथियों को शांत करने और धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत करने के लिए की गई थी? बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1857? देखिए, मार्ले मिंटो सुधार में हुआ था ये, धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, और मार्ले मिंटो सुधार है 1909 का अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1909 को लोकप्रिय रूप से मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, और इस अधिनियम में भारत के राज्य सचिव मार्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो की रिपोर्ट में जो है अनुशंसित सुधारों को शामिल किया गया था। ठीक है, इसलिए इसको मार्ले और मिंटो कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1909 यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था, और इसकी स्थापना नरमपंथी यानी कांग्रेस को शांत करने और धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत करने के लिए की गई थी। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं के जनक के रूप में जाने लगा, याद रखिएगा, अलग से प्रश्न बन सकता है उस पर। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजय, निम्नलिखित में से किसको विधवा पुनर्विवाह के लिए याद किया जाता है? ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उन्हें विधवा पुनर्विवाह के लिए उनके समर्थन के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं जो हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। देखिए, उनके सुझाव को जो है ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया, और 1856 में 1856 में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति के लिए कानून पारित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चार्ल्स जॉन कैनिंग, ये पूरा नाम है उसका, और लॉर्ड इरविन। सिंपल भी पूछा जा सकता है प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स जॉन कैनिंग।
तो कैनिंग की बात करें, चार्ल्स जॉन कैनिंग पूरा नाम है उसका, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। तो सी आंसर करेक्ट है। और वह वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। उसके कार्यकाल के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे कि वह 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित करना, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। व्यपगत के सिद्धांत को वापस लेना 1858 के विद्रोह के मुख्य कारणों में से एक था। ये सारी घटनाएं उसके कार्यकाल की चल रही हैं। ठीक है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय उसके काल में ही। भारतीय दंड संहिता 1858 के उसके काल में ही। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम का अधिनियमन भी उसके काल में ही। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतिम प्रश्न है ये। क्या है प्रश्न? प्रश्न है 1857 का विद्रोह के संदर्भ में मिलान कर रहा है विद्रोह के स्थान जहां जहां 1857 का विद्रोह हुआ, और ये नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? भारतीय होंगे। विद्रोह कौन करेगा? जिसका दमन हो रहा होगा, जिसके अधिकारों का हनन हो रहा होगा, यानी भारतीय लोग। ठीक है। स्थान भी भारत के होंगे। तो ग्वालियर में कौन है नेतृत्वकर्ता? कानपुर में कौन है? बनारस में कौन है? बिहार में कौन है? मिलान कीजिए। और नीचे है ये कूट। देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता ग्वालियर में कौन था? ग्वालियर में था तात्या टोपे। कानपुर में कौन? नाना साहेब। ठीक है। बनारस में कौन? मौलवी लियाकत अली। और बिहार में कौन? कुंवर सिंह। यानी ए का 3 हो गया और बी का हो गया 1। क्या एक से एलिमिनेट हो रहा है? ए का 3 और बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2, यानी डी आंसर करेक्ट हो गया। तो ये हैं विद्रोह के स्थान, जैसे कि दिल्ली में भारतीय नेता नेतृत्वकर्ता कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। अब इसका दमन कौन करेगा? एक अंग्रेज अधिकारी करेगा, जिसका नाम क्या है? जॉन निकोलसन। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल। दमन किसने किया? हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर में नेतृत्वकर्ता नाना साहब। दमन किसने किया? कॉलिन कैंपबेल ने। झांसी और ग्वालियर में नेतृत्वकर्ता कौन? झांसी में लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या टोपे। दमन किसने किया? जनरल ह्यूरोज। बरेली में नेतृत्वकर्ता कौन है? खान बहादुर खान। दमन किसने किया? उसी ने दमन किया जिसने कानपुर में किया, यानी कॉलिन कैंपबेल। बनारस और इलाहाबाद में नेतृत्वकर्ता कौन है? मौलवी लियाकत अली। दमन किसने किया? कर्नल आंसेल ने। बिहार बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। कुंवर सिंह है नेतृत्वकर्ता 1857 के 1857 के रिवॉल्ट के। और दमन किसने किया? विलियम टेलर ने। तो इनको याद रख लीजिएगा। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं साल दर साल छोड़कर, चाहे स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, या फिर अदर एग्ज़ाम। ठीक है। या तो दमनकर्ता पूछ लेगा, और 1857 के इस विद्रोह में जीतेगा कौन? ठीक है। ये सफल हो गए। ठीक है। ये लोग असफल हो गए, क्योंकि ये दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1857 का विद्रोह। देखिए इन सभी टेस्ट का फुल पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।